नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा नवम अन्यवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने काव्यखंड के कुछ अध्याय और कुछ व्याकरण के कुछ प्रकरण हमने पढ़े हैं। आज पुनः अपन काव्यखंड के एक अध्याय को पढ़ते हैं और वह अध्याय है ग्रामश्री, जिसके कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। अपन सबसे पहले उनके साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। समय की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मैंने उनके साहित्य परिचय को आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए समझते हैं इस बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, सुमित्रानंदन पंत, हम हर कवि के साहित्य के परिचय पर प्रकाश डालते हैं। सुमित्रानंदन पंत किस काल के कवि हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो हिंदी साहित्य में हमारा चौथा जो काल है वह है आधुनिक काल, और आधुनिक काल की एक काव्य धारा है वह है छायावाद। छायावाद को अपन स्वछंदतावाद भी कहते हैं, स्वछंदतावाद भी कहते हैं। स्वछंदतावाद का तात्पर्य होता है जहां कवि अपने मन के उद्गारों को, भावों को स्वतंत्र रहकर, स्वच्छंद रहकर, प्रकृति के मध्य, प्रकृति की गोद में रहकर लिखता है, वह स्वच्छंदतावाद है। ठीक है ना। तो उस छायावाद के प्रमुख चार आधार स्तंभ आपने पढ़े होंगे। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, और उसके बाद नाम अगर आता है तो फिर आता है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और फिर चौथी एक कवियत्री आती है महादेवी वर्मा। तो छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी अल्मोड़ा यूपी में हुआ, मृत्यु 1977 में हुई। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान भी दिया था। ये क्रांतिकारी भी रहे हैं। ठीक है ना। और प्रारंभ में इनकी रचनाएं प्रकृति को समर्पित थी, फिर वो धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर बढ़ती गई। प्रगतिवाद से तात्पर्य यह होता है जो निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग को इंगित करके इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं प्रारंभ की थी। तो देखते हैं अपन सबसे पहले इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, यानी इनको बचपन में गुसाई दत्त कहा जाता था। उपनाम प्रकृति का सुकुमार कवि नाम से बहुत जाने जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। शब्द शिल्पी यानी शब्दों का प्रयोग करने में वो बहुत माहिर थे। छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। पहले बच्चों, अज्ञे ने इनको स्वर सिद्ध साधक कवि कहा। वहीं इनकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात कहें तो सारी काव्य कृतियां न केवल प्रकृति को लेकर बल्कि प्रगतिवाद को लेकर भी लिखी गई हैं, जिसमें उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी तो बहुत प्रसिद्ध रही है। ग्राम्या भी बहुत प्रसिद्ध रही है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, युगांतर, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा पर तो इन्हें पुरस्कार दिया गया है। इतनी अच्छी प्राकृतिक रचनाएं लिखी इन्होंने, जिस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले देखिएगा, इन्होंने नाटक भी लिखे, रजत शिखर, शिल्पी, मधुबन और युग पुरुष। एक उपन्यास लिखा था हार, कहानी लिखी थी 5 कहानियां। एक और कहानी का नाम है 5 कहानियां शीर्षक से एक कहानी है। 5 कहानियां एक शीर्षक से कहानी है, और पानवाला। फिर इनको पुरस्कार मिले गए थे, जिसमें लोकायतन की रचना पर इनको 1942 में सोवियत लैंड पुरस्कार, फिर 1962 ईस्वी में कला व बूढ़ा चांद, इस काव्य पर इनको हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1968 में चिदंबरा काव्य रचना पर हिंदी साहित्य का प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदंबरा पर मिला है। तो ऐसे महान विभूति, ऐसी महान विद्वान जिन्होंने छायावाद में एक नई क्रांति ला दी थी, ऐसे महान कवि सुमित्रानंदन पंत ने एक रचना लिखी ग्रामश्री। और यह ग्रामश्री रचना, प्यारे बच्चों ध्यान देना, ग्राम में देखो हमारा भविष्य कहां बसा है? गांवों में। और गांवों की जो प्राकृतिक सुषमा है,
प्राकृतिक सौंदर्य है, उस प्राकृतिक सौंदर्य को कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी इस रचना में खींचा है, लिखा है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो इसके प्रसंग की चर्चा करें अपन, कि इसका प्रसंग क्या हो सकता है। संदर्भ तो अभी तक आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, संदर्भ एक ही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अन्यवारी हिंदी क्षितिज के काव्यखंड अध्याय ग्रामश्री के कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित और अवतरित है, जिसमें कवि पंत, अब मैं लिख रहा हूं प्रसंग, कवि पंत गांवों में स्थित प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा का वर्णन बड़े ही मनोहारी रूप से किया है। यानी प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, कि वहां की प्रकृति किस प्रकार सस्य श्यामला हरित वर्ण को धारण किए हुए और वहां की सुषमा बड़ी ही मनोहर और मन को हरने वाली सी प्रतीत होती है, वहां पर वो देखी और उनका मन प्रसन्नचित हुआ और उन्होंने ग्राम श्री मतलब ग्राम को श्री नाम से उद्बोधन करते हुए बताया कि ग्राम में किस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य का छटा है, प्राकृतिक सौंदर्य की दशा है, उसको यहां पर व्यक्त करते हुए कवि बताते हैं। क्या बताते हैं, आइए पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। देखिएगा बच्चों, फैली खेतों में दूर तक, सीमा तक, क्षितिज तक। क्षितिज का मतलब क्या होता है, जहां पृथ्वी और आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, अंत सीमा तक। मखमल की कोमल हरियाली, मखमल यानी कोमलता को लिए, ठीक है, हरे वर्ण की आभा। एक बात, लिपटी हुई जिससे रवि यानी सूर्य की किरणें किससे लिपटी हुई है, हरे वर्ण की आभा से। अब बच्चों ये बताओ, चांदी की सी उजली जाली, ये क्या है? देखो मैंने आपको अलंकार पढ़ाया अगली पूर्व कक्षाओं में, सी सा से सी के समान सरिस इमी ज्यों, जहां कहीं भी आपको दिख जाए बच्चों, सीधा आपको कौन सा अलंकार मानना है, उपमा अलंकार। तो क्या उपमा दी कि किस पर, उस हरियाली पर, मखमली हरियाली की चादर पर जब रवि की किरणें यानी सूर्य की किरणें पड़ती है तो एक चांदी सा पुंज बन जाता है, चांदी के समान पुंज बन जाता है। तो उस हरियाली की आभा को चांदी के समान माना, एक जाली, एक पुंज माना। तिनकों के हरे हरे तन पर, यानी तिनके जो है उनके हरे हरे शरीर पर, हिल रहा, हरित यानी हरा, रुधिर यानी रक्त, रहा झलक। देखो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थालंकार, लेकिन यहां वाचक शब्द नहीं है, मनु जनु जानो, मनु मानु जानो, वो वाचक शब्द नहीं, लेकिन तिनकों के हरे हरे उस आभा में किसको जाना है, हरे रक्त को संभावना की है। श्यामल भूतल पर झुका, श्यामल मतलब हरे वर्ण से युक्त, तल भूतल यानी धरती पर झुका हुआ, प्रेम से निमित, कौन, नभ यानी आकाश, चीर निर्मल स्वच्छ वस्त्र के रूप में, नील फलक, नीला फलक यानी उसके ऊपर झुका हुआ है,
ये प्रेम भाव कवि पंत जी ने कहां देखे? गांव के खेतों में, गांव की हरी भरी खेती में। क्या देखें? आइए अपन इसका वर्णन करते हैं। कठिन शब्दार्थ हमने लिख लिए हैं, ध्यान से समझना। कवि सुमित्रानंदन पंत गांवों में स्थित खेतों की हरियाली को, प्राकृतिक सुषमा को, सौंदर्य को देखकर उनका हृदय बड़ा आह्लादित तो प्रसन्नचित हो जाता है। उसका बड़ा ही मनोहारी रूप चित्रण करते हुए बताते हैं कि जब खेतों में हरियाली चारों तरफ छा जाती है, तब फैली खेतों में दूर तलक, उस दूर क्षितिज तक खेतों में हरे वर्ण की फसल लहलहाती हुई दिखलाई देती है। मखमल की कोमल हरियाली और उसके यानी फसल के ऊपरी सिरे पर इतनी मखमल के समान कोमलता विद्यमान है। मखमल की कोमल हरियाली यानी हरे वर्ण की आभा से युक्त वह कोमलता लिए हुए वह हरी भरी फसल उन खेतों में लहलहाती हुई दिखलाई देती है। और उन खेतों पर प्रातः काल के दौरान, उन खेतों की उन हरियाली कोमलता पर प्रातः काल के दौरान जब सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य की वह किरणें जब उस मखमल हरियाली के ऊपर पड़ती है, तब वह हरियाली चांदी के समान एक पुंज बनाती है, एक समूह बनाती है, एक जाल बुन देती है और पूरी फसल चांदी के समान दिखलाई देने लगती है। कवि कहते हैं कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों ध्यान देना, कैसे कि तिनकों के हरे हरे तन पर, यानी तिनकों के को क्या माना? शरीर, और उस शरीर के ऊपर यानी हरियाली से युक्त उस शरीर के अंगों पर, जैसे रुधिर अपने नसों में बहता है ना, उसी प्रकार हरियाली के उस लहलहाते खेतों की उस हरियाली को लहलहाते हुए देखकर दूर से कवि को लगा मानो जैसे कोई हरा रुधिर हिल रहा हो, हरा रुधिर दिखाई दे रहा हो। मानो उस खेत में वो हरी भरी हरियाली लहलहाती हुई ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई हरे रंग का रुधिर बह रहा हो, लहलहा रहा हो। इस श्यामल भाव से युक्त उस हरे भरी हरियाली युक्त उस धरती पर आज बड़े प्रेम पूर्वक अपने स्नेह को व्यक्त करता हुआ वह आकाश, एक फलक, एक झुका हुआ, एक स्वच्छ नील वस्त्र के रूप में आकाश उस धरती पर झुका हुआ प्रेम भाव से प्रतीत होता है। कौन प्रेम भाव से प्रतीत होता है बच्चों? ये आकाश नीले वस्त्र के रूप में किस पर झुका हुआ है? पृथ्वी पर झुका हुआ है। तो ये था पहला अवतरण। एक बार वापस कर लेता हूं, ध्यान से समझना इसको। कवि पंत गांवों में स्थित खेतों की हरियाली की सुंदर आभा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि खेतों के उस हरियाली की आभा को देखकर वो बताते हैं कि खेतों में हरी भरी फसलें दूर क्षितिज सीमा तक फैली हुई लहलहाती हुई दिखाई देती हैं। उन हरियाली के शिखर पर कोमलता, मुलायमता यानी कोमलता विद्यमान है और उसी आभा को देखकर मन बड़ा प्रसन्नचित और आह्लादित होता है। और जब इसी कोमलता पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहां जो एक मनहारी चित्र प्रस्तुत होता है, वह चित्र यानी हरियाली पर उस कोमल लहलहाती फसल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब सूर्य की किरणों से वह लहलहाती कोमलता से युक्त हरियाली एक चांदी के समान, एक पुंज, एक समूह, एक जाल बनाती है और जिसे देखकर कवि का हृदय बड़ा प्रसन्नचित होता है। कवि बताते हैं, कल्पना करते हुए कहते हैं कि तिनकों के हरे हरे तन पर, कि उस हरियाली के कोमल तिनकों पर, उनके शरीर के एक एक अंगों पर मानो जैसे कोई हरे रंग का रुधिर बहता हुआ सा दिखाई देता है। ऐसे श्याम वर्ण से, ऐसी हरियाली से, सुषमा से युक्त धरती के प्रति प्रेम भाव प्रकट करता हुआ, यानी इस वसुंधरा के प्रति प्रेम भाव प्रकट करता हुआ वह नीले रंग का आकाश उसके प्रति प्रेम भाव प्रकट करता हुआ आज उसके प्रेम के आगे झुका हुआ नीला फलक फैलाए आज वहां पर विद्यमान है। आया समझ में बच्चों? तो ये था हमारे ग्राम सेवी का पहला अवतरण, सुमित्रानंदन पंत का
साहित्यिक परिचय। आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आया गया होगा। और क्लास कैसी है, कैसी लग रही है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अपन एक नए पद्यांश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।